नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड और एससीईआरटी बेस्ड जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी का जो नया पैटर्न है, उसी पर आधारित आपको ये प्रश्न और उसी पर आधारित विकल्प भी देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो तैयारी है, अगर कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट होने वाली है, तो भी आप अपनी तैयारी यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही जीएस के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीपीएससी के पिछले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे ये जो आप देखने वाले हैं क्वेश्चंस, इनको तैयार किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, वो है कि अंक महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, जो महाजनपद है, वो 16 महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। तो 16 महाजनपद में एक आपका जो महाजनपद है, वो अंग भी है। ठीक है, तो अंग की जो राजधानी थी, वो आपकी थी चंपा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात पूछी जाती है एग्जाम में कि महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। अगर बात हो मगध की, ठीक है, मगध साम्राज्य की या मगध की, तो मगध की आपकी जो राजधानी थी वो राजगिरी। ठीक है, राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक है, या गिरिब्रज, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है। ठीक है, तो मगध पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करें, माफ करिएगा, इसके बाद बात करें कि अशोक के स्तंभलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है कैमूर, तीसरा है चंपारण, चौथा है छपरा, पांचवा है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बता दें आपको कि जो अशोक थे, ये आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, जो अशोक थे, ये आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। बात करें मौर्य वंश के संस्थापक की, मौर्य वंश के संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, ठीक है, किसकी सहायता से बात होती है, तो कौटिल्य की सहायता से किसको हराया था, तो नंद वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था घनानंद। ठीक है, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर बात हो कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और मौर्य साम्राज्य के ही शासक थे अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, यानी कि नाती बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो अशोक, जो अशोक का स्तंभ लेख है, वो बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ, अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण से। अगला प्रश्न दोस्तों है, बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और भारत की दृष्टि से बात करें तो बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, को किसने ध्वस्त किया था। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ठीक है, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मोहम्मद गजनवी की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी है, वो आपका है महमूद गजनवी। ठीक है, वहीं पर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी से दो प्रश्न बनते हैं, दो तीन प्रश्न। युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोनों ही युद्ध, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, और यही मोहम्मद गौरी है जिसका एक गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जिसने गुलाम वंश की और साथ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, क्योंकि ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो सल्तनत काल की बात करें या गुलाम वंश की बात करें, कुतुबुद्दीन उसका संस्थापक माना जाता है। वहीं पर दोस्तों बात करें बाबर की, ठीक है, तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। कब की थी, तो 1526 में। ठीक है, किस युद्ध में, तो पानी सॉरी तो हाँ, पानीपत के युद्ध में।
पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर ने, ठीक है, लोधी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, उसको हराकर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के 4 प्रमुख युद्ध थे, 1526, 1527, 1528, 1529, ठीक है, 1529, ये 4 युद्ध इसके मुख्य युद्ध थे। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1526 में पानीपत, ठीक है, उसके बाद चंदेरी, इसके बाद चंदेरी होता है, और उसके बाद 1529 में घाघरा, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बाबर से बन सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करें बख्तियार खिलजी की, तो यही आपका होगा करेक्ट आंसर। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? ऑप्शन ए है मीरन, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है सुजात खान, ऑप्शन डी है तबतबाई, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीरन। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब मीरन को बनाया गया था। 5वां दोस्तों प्रश्न है, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ है? ठीक है, तो यहां पर बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना होती है 1885 में। स्थान की बात करें तो मुंबई, ठीक है, मुंबई में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की, यानी पहली महिला अध्यक्ष की, तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। इसके बाद बात करें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है, ये थी सरोजनी नायडू। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद हसन इमाम, यानी बिहार के सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था। 6वां जो प्रश्न है वो आपका है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? दोस्तों जो ये पूना पैक्ट आपका हुआ था ये महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। ठीक है, तो इनमें जो सीटें बंटवारा की गई थी या बांटी गई थी, उनमें जो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 71 और 147। तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 व 147 सीटें दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है S.A. डांगे, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 8वां जो प्रश्न है, ठीक है, जो 8वां प्रश्न है वो आपका है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है मराठों, ऑप्शन डी है मुगलों, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी, यानी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। यहाँ बात करें पुर्तगालियों से, तो पुर्तगाली जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो पुर्तगाली ही ने की थी, जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आता है, जहाँ पे कालीकट के जो शासक होते हैं जमोरीन, वो वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं।
तो सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनमें पहला पुर्तगाली थी, और सबसे लास्ट में जो गई वो पुर्तगाली ही गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये होता है आपका 1942 में, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी एक नारा देते हैं जिसका नाम होता है करो या मरो का नारा। ठीक है, तो प्रश्न बनता है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो 1942 में, करो या मरो आंदोलन के दौरान। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने 5 है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चर्चिल। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1935, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अगला प्रश्न है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है नाना साहेब, ऑप्शन सी है तात्या तोपे, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने बिहार से किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है कुंवर सिंह ने बिहार से, नाना साहेब ने कानपुर से। ठीक है, नाना साहेब ने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। जबकि झांसी की बात करें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का, ठीक है, लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिसंबर 1856 में, और यही कारण था चर्बी वाले कारतूस, यही कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे ने विद्रोह किया था इसी चर्बी वाले कारतूस को लेकर, और वही इस क्रांति का मुख्य वजह बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन डी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए अनुदान दिया था। 16वां प्रश्न है दोस्तों, शारदा मणि कौन थी? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अब बात करें अगर रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु और रामकृष्ण परमहंस माता काली के अनन्य भक्त थे। ठीक है, इसके बाद राजा राम मोहन राय को आप लोग जानते ही होंगे। विवेकानंद, केशव चंद्र सिंह के बारे में तो जानकारी आप ले लीजिएगा एग्जाम के दौरान। वहीं पर बात करें 17वां प्रश्न, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड लेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू ने। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना % राज्य को देना तय किया गया था? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 89%। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का 89% राज्य को देना तय किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले में अभ्रक मुल्क मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवादा में। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक मुल्क मिट्टी पाई जाती है। 21वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतरराज्य सीमा नहीं बनाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। यानी उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जिसका नाम है महानंदा, ये गंगा में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? यहां बात न्यूनतम की गई है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2002 में विश्व विरासत की सूची में बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, अमेजॉन नदी किस महासागर में जाकर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटलांटिक महासागर में अमेजॉन नदी जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है सुपीरियर झील। इसके बाद 28वां प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 30 प्रश्न, इसके बाद ठीक है बहुत जल्द आपको 30 प्रश्न और देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आज शाम तक ठीक है दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, लाइव आने में दोस्तों प्रॉब्लम हो रही थी, मैं चाहता तो लाइव आता, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 5 क्वेश्चन जैसे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन के बाद खुद ब खुद जो ये ऐप है वो क्लोज होकर सबमिट कर दे रहा है वीडियो को। ठीक है, प्रॉब्लम हो जा रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे रिकॉर्ड करके तब जाकर इस वीडियो को अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, पूरे जोश से अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम तक पहुंचाइए, ताकि आप पेपर देकर जब घर वापस आएँ तो कंफर्म रहे कि एक सीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।